और साइज, सीड कलर। सीड कलर। फिर एक बार फिर से रिपीट करो तो। हाँ, हम काउंट करेंगे ना, काउंट करेंगे। क्या? फ्लावर कलर, शेप, शेप, साइज, तो से वो लेंथ में आ गया। चलो, हाँ, सीड, पॉड शेप, सीड कलर। 5 हुआ, अभी 2 और बचा है। प्लीज नहीं, नो नो नो। और कौन बताएगा? कायनात बानो, चलो बोलो। हाँ, और पौधे की लंबाई, और फूल का रंग, फ्लावर कलर, और हाँ क्या? तो 8 हो जाएगा जिस हिसाब से बोलिए। हाँ, 7 हो रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक, ये 7 कलर था, सॉरी 7 कैरेक्टर था। ठीक है, बैठ जाओ। 7 कैरेक्टर था, ठीक, जिसमें मोस्ट, हाइट, कलर, शेप, सीड, ठीक है, ये मेनली थे। ठीक है, जैसे सीड शेप 2 तरह का, एक राउंड और एक रिंकल्ड। ठीक, तो राउंड क्या है? डोमिनेंस है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, सीड, सीड, ठीक है, क्या होगा? राउंड होगा। और क्या हो सकता है? रिंकल्ड हो सकता है। रिंकल्ड, ठीक है, ये होगा आपका डोमिनेंस। और ये क्या होगा? रिसेसिव। रिसेसिव, ठीक, ये होगा। तो सीड से राउंड जो डोमिनेंट करेगा, और रिसेसिव क्या होगा? रिंकल्ड होगा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा? सीड कलर। सीड, सीड कलर क्या होगा? येलो होगा। और इधर क्या होगा? ग्रीन होगा। ठीक, और फिर क्या होगा इसके बाद? ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा? पॉड शेप, फ्लावर, फ्लावर कलर। ये क्या होगा? क्या होगा? वायलेट होगा। वायलेट होगा और वाइट होगा। ठीक, ये होगा। ठीक है, फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन ये क्या होगा? एक्सियल होगा। और क्या होगा? टर्मिनल होगा। ठीक, 4 हो गए। 5वां क्या होगा? पॉड शेप, पॉड कलर। तो पॉड शेप हो जाएगा, पॉड शेप क्या होगा? पॉड, नहीं, पॉड कलर कैसा होगा ये आप बताइए। पॉड शेप तो फुल होगा, ये सही है, ये फुल होगा। और ये होगा कॉन्स्ट्रिक्टेड।
ठीक है, और क्या क्या होगा? रेड नहीं, वॉल्वेट होगा, वही वॉलेट होगा और वाइट होगा। ठीक, क्या होगा? हाँ, पॉड कलर बताइए, ये तो हमें पूछा जा रहा है। पॉड कलर क्या होगा? पॉड कलर ये क्या होगा? ये होगा ग्रीन। ठीक, और क्या होगा? येलो, येलो होगा, येलो होगा। एक मिनट स्मॉल में करते रहो। फुल का मतलब, फुल जो कैपिटल लेटर में है वो डोमिनेंस होगा, और जो स्मॉल लेटर में है वो रेसेसिव होगा। इसे से क्लियर कर दिया पूरा। ठीक, और तीसरा लास्ट में क्या होगा? स्टेम लेंथ। स्टेम लेंथ कैसा? टॉल। ठीक, एंड टॉल। ठीक, क्या हुआ? भूल जा रहे। ठीक, ये होगा। ये 7 ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेंडल साहब ने क्या किया था? यूज किया था। ये 7 कैरेक्टर। ठीक है, और जो ये 7 कैरेक्टर थे, इनको क्योंकि 7 कैरेक्टर हैं टोटल, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ठीक n। लेकिन जब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे? 2n करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 14। ठीक है, तो जो ये कैरेक्टर था टोटल कैसे ट्रेड से? 14 ट्रेड से 14 कैरेक्टर थे जो दो दो कैरेक्टर को लेकर चलते थे। ठीक, इतनी सारी चीज क्लियर हो गई। लेकिन इतनी सारी चीजें जो थी वो सिर्फ ऐसे क्रोमोसोम, ऐसे 4 क्रोमोसोम हैं जो इसको कैरी करते थे। 4 ऐसे क्रोमोसोम हैं जो इसको कैरी करने वाले हैं। कौन कौन? 1 3 5 9 7 सॉरी 4 ऐसे क्रोमोसोम नंबर हैं जो इसको कैरी करते हैं। कौन कौन से? 1 4 5 7 1 4 5 7 ये 4 ऐसे क्रोमोसोम हैं जो इस पूरे कैरेक्टर को कैरी करके चलते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे थे डोमिनेंस, ये इतना इनका पूरा था। ठीक है, अब जो बात थी इनके इन सब का कराने का मतलब, इतनी सारी चीजें इन्होंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इस सिलेक्शन के बाद उन्होंने किया क्या, ये भी समझना है ना। इन्होंने किया क्या? उन्होंने क्या किया कि इसको नेचुरली, ठीक है, नेचुरल तरीके से इसको क्या सकते हैं, उस गार्डन में तैयार कर सकते थे। ये ऐसा कराने का मतलब वो सेल्फ पॉलिनेशन कराने या सेल्फ क्रॉसिंग कराने का मेथड उनके पास था। सेल्फ क्रॉसिंग करने के लिए क्या होगा? सेल्फ क्रॉसिंग करने के लिए क्या होगा? सेल्फ क्रॉसिंग करने के लिए क्या होगा? जानते क्या होगा? हाँ हाँ, सेल्फ क्रॉसिंग के लिए किस जरूरत पड़ती है? एंथर एंड एस्टिक। याद आया? ठीक, पीछे से बोल रहे हैं। ठीक, तो सेल्फ क्रॉस करने के लिए 2 चीजें की जरूरत होती है, एक एंथर, दूसरा स्टिक। ठीक है, आप बॉटनी पढ़ते होंगे तो उसमें पॉलिनेशन जो होता है वो कई प्रकार के हो सकते हैं, वो अलग अलग मैटर करता है। ठीक, लेकिन जो होता है एक सेल्फ क्रॉस होता है और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। एक सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं बॉटनी में किस तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसको कराने का मतलब ये आर्टिफिशियली कराते थे। आर्टिफिशियली मतलब समझते हैं ना, लैब
आर्टिफिशियली का मतलब लैब नहीं होता है, आर्टिफिशियली का मतलब होता है मैन मेड। ठीक, एक ऐसा प्रोसेसिंग जो मैन मेड हो उसी को हम आर्टिफिशियली कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आर्टिफिशियली इसको कराने की क्या कर ली, प्रोसेस करना शुरू कर दिया। जब प्रोसेस कराना शुरू कर दिया तो इस वैरायटी के फॉर्म में जो ये शुरू कर रहे थे, जैसे ये 7 कैरेक्टर टोटल हो गए। अब इसमें डोमिनेंस और रेसिसिव को आपको समझना है। कल हम आपको समझाए थे ये कि डोमिनेंस क्या होगा और रेसिसिव क्या होगा। ठीक, अब इसको समझने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है, जो एक्सपेरिमेंट जब ये मिल्लर साहब ने शुरू किया तो इन्होंने 2 तरह के क्रॉस कराना शुरू किया, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाम से क्लियर है, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड। तो जो मोनोहाइब्रिड होगा वो क्या होगा, वो रिप्रेजेंट करता है, जानते हैं किसको, मोनो। हाइब्रिड। ठीक, और दूसरा क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस और मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये 2 टर्मिनोलॉजी है, और इन्होंने अपने उस एक्सपेरिमेंट में इन्हीं दोनों टर्मिनोलॉजी को यूज किया। ठीक, डाई मीन्स 2, मोनो मीन्स 1। ठीक, अब हाइब्रिड करने का मतलब मिलान करना होता है, हाइब्रिड मतलब होता है मिलान करना। ठीक, तो उन्होंने एक एक कैरेक्टर को लेकर क्या किया, क्रॉस कराया, और जब क्रॉस कराए तो उनको F1 जनरेशन में एक ऐसा कैरेक्टर मिला जिसमें डोमिनेंस शो करने वाला कैरेक्टर था। पहली चीज। दूसरी चीज, डोमिनेंट वही करेगा जो दूसरे को दबाएगा। इसका मतलब कि इस रिसेसिव वाले के डोमिनेंस को प्रभाव क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है। जब तक उसके प्रभाव को कम नहीं करेगा तब तक इसका प्रभाव दिखेगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 10 ऐसे पर्सन हो जिनकी लंबाई उसमें से 8 या 7 ऐसे पर्सन जिनकी लंबाई 6 फीट की हो, और उसमें से 3 ऐसे पर्सन हो जिनकी लंबाई 5, 5.5 या 6 फीट के आसपास हो। ठीक, एक से समझिएगा, 5 ऐसे हो, 3 ऐसे हो जिनकी लंबाई ही 5 फीट के आसपास हो। ठीक, और 10 के एक साथ खड़ा कर दीजिए, 10 के एक साथ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो कौन ज्यादा दिखेगा, जो जिनका टॉलरेंस सबसे ज्यादा है 7% की, वो ज्यादा दिखेंगे, लेकिन 3 जो है वो दिखेंगे नहीं, क्योंकि उनका प्रभाव तो है ही नहीं। लेकिन इसका जस्ट उलट करिए आप, जैसे 2 सिर्फ 6 फीट वाले हो और 8 5 फीट वाले हो, तो 2 तो नजर तो आएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन उनका प्रभाव कम रहेगा, क्योंकि 8 की संख्या ज्यादा है ना, क्योंकि उनका हाइट ही कितना है, 5 फीट का। वो 8 एक बराबर दिखेंगे, लेकिन 2 क्या दिखेंगे, 2 की हाइट ज्यादा हुई वो उससे अलग दिखेंगे। ठीक, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने क्या किया कि इस पहले प्रोसेस के थ्रू मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराया, और इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, किसको, टॉलनेस को। ठीक है, एक कैरेक्टर टॉल का और एक कैरेक्टर डॉर्फ का। इट मीन्स की लेंथ, लंबाई को लिया, और उस लंबाई पे जब इसका क्या किया गया, क्रॉस कराया गया, तो F1 जनरेशन में क्या मिला, जो आप लोग बनाए थे वो आप लोग रिप्रेजेंट करना चाहिए F2 जनरेशन को। F2 जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जब तक आपको F1 जनरेशन नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात, मैक्सिमम लोग वही बना के रखे हुए थे। तो ये कैसे रिप्रेजेंट हो सकता है कि जब आप F1 जनरेशन को क्रॉस करा ही नहीं रहे हैं तो F2 जनरेशन कैसे आएगा। सबसे बड़ी मिस्टेक आप सबकी, मैं इसे कल बोलते हुए कहा था आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराना, एक कैरेक्टर होना चाहिए, और आपने सेम प्रोजनी के बीच में आपने क्या कहते हैं, आप F2 जनरेशन का क्रॉस करा दिए थे, उसको सेल्फ क्रॉस कहा जाता है। जो सेम स्पीसीज के बीच में गेट क्रॉसिंग हो रही है वो सेल्फ कहलाता है। ठीक,
अब इसको समझना है तो हम आपको इस बार बॉक्स बना के बताते हैं ये क्या है। ठीक, इस चीज को क्लियर? किसी को कोई डाउट अब तक? ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किसी कोई डाउट नहीं ना? हम बनाते हैं स्क्वायर बॉक्स। ठीक, स्क्वायर बॉक्स से पहले हम गैमेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, टाल प्लांट। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक, डॉर्फ प्लांट। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, अब इनके बीच में जो हम क्रॉस कराएंगे, इस बीच की इनके बीच में जो हम क्रॉस होगा ये, तो क्या बनेगा? ठीक, तो इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो एक एक गैमेट सिर्फ शो करेगा, वो होगा ये और ठीक। अब ये कैरेक्टर शो कर रहा है, ये कैरेक्टर क्या है? F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है, अब इस F1 जनरेशन में किसका प्रभाव ज्यादा है? यह है टॉल। ठीक, इसका मतलब जो स्मॉल टी है उसके प्रभाव को कैपिटल टी ने क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया, उसको दिखाना ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को पहला। ठीक, अब इनके बीच में F1 जनरेशन की दो पीढ़ियां, सेम स्पीशीज की दो जनरेशन हमको पकड़ना है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए ये है, अब इनके बीच में हमको सेल्फ क्रॉस करना है, तो सेल्फ क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे? सेल्फ क्रॉस। ठीक, अब सेल्फ क्रॉस के लिए हम क्या करेंगे? हम एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। ठीक, अब सेम स्पीशीज की दो प्रजनी होगी, सेम स्पीशीज की। ठीक, तो ये स्क्वायर बॉक्स बनेगा आपका। ठीक, अब इस स्क्वायर बॉक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्योंकि ये रिप्रेजेंट हुआ। ठीक, जब ये रिप्रेजेंट हो गया तो अब आप कैसे इसको कराएंगे? क्योंकि सेल्फ क्रॉस है, क्योंकि सेम स्पीशीज के बीच की ये बात हो रही है, तो आप इसको कराएंगे क्रॉस। ठीक, ये होगा रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आया सिर्फ एक ही कैरेक्टर को लेकर आया। ठीक है, लेकिन ये चीज कब आई आपकी? F2 जनरेशन में आई, सेकंड जनरेशन में आई। ठीक, अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना, अलग करना। यदि हम सिर्फ डोमिनेंस के बेस पे अलग करेंगे, इसका रेशियो बनेगा 3 एंड डॉर्फ 1, ये बनेगा। ठीक है, तो ये किसके बेस पे बना? क्योंकि ये कौन सी जनरेशन है? F2 जनरेशन। ठीक, तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन ये शो कर रहा है। लेकिन हम प्योरिटी की बात करेंगे, इसमें हम प्योरिटी की बात करेंगे, ये जो रेशियो बनेगा अलग बनेगा। अब ये जो, अब देखिए यहां समझिए फिनोटाइप क्या है। यहां जो शो किया है ये फिनोटाइप, ये फिनोटाइप। ठीक, क्लियर? लेकिन हम जीनोटाइप की बात करेंगे, रेशियो चेंज हो जाएगा। यहां जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो रेशियो चेंज होगा। ठीक है, और रेशियो क्या बनेगा? 1:2:1, ये बनेगा। ठीक, इस कंडीशन की बात जब ये आएगी तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिप्रेजेंट करने का तरीका। आप लोग इसको शो कर रहे थे।
और जब तक ये नहीं आएगा तब तक ये कैसे आएगा? वो भी तो ऊपर हो सकता था ना, लेकिन किए आप लोग नहीं ना, सिंपल सी बात है। वही किए थे हम लोग। देख लीजिए। नहीं हम देखेंगे नहीं, हमको जो दिखा वो चीज हम बता रहे हैं। आप लोग हाँ ये कर सकते, ये किए होंगे कि इसको डायरेक्ट कर लिए, हाँ आप लोग ऐसे किए कि इसको ना रिप्रेजेंट करके इसको डायरेक्ट कर लिया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है भाई। डायरेक्ट कैसे कोई समझेगा? डायरेक्ट कैसे कोई समझेगा? तो पहले आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, तब यहाँ क्लियर हो कि हाँ ये मोनोहाइब्रिड क्लास का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, और इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहते हैं। ये सेम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कहलाता है यही, एंड डोमिनेंस क्या कहते हैं उसको, मोनोहाइब्रिड क्लास भी कहलाता है। ठीक ठीक है ना। जो इसका दूसरा नियम है, एक्चुअली उस दूसरे नियम को कभी कंसीडर नहीं किया जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जानते क्यों? क्योंकि वहां प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को अलग किया जाता है, प्योरिटी ऑफ गैमीट्स को अलग किया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब पृथक्करण का नियम, जिसमें कैरेक्टर के बेस पे जनरेशन को क्या किया, अलग कर लिया जाए। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम। वो ये आप पढ़ेंगे कल, ठीक है, ये आप कल पढ़ेंगे। अब इतनी देखिए, एक चीज और भी है कि जो इतनी सारी चीजें आप पढ़े, एक बार रिवीजन करेंगे आपको सारी चीज याद हो जाएंगी, आप कुछ नहीं करना रहेगा सिर्फ। इसी वजह से हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेस लेके चल रहे हैं कि डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है। ठीक है, और इसको इसी वजह से मेंडल साहब ने रिप्रेजेंट करने का जो उनका तरीका था स्मॉल टी एंड कैपिटल टी से, कि कैपिटल मतलब डोमिनेंस और स्मॉल मतलब रिसेसिव। ठीक है, लेकिन F1 F2 जनरेशन में जब वो कैरेक्टर पहुंचेगा तो भी अपना कैरेक्टर शो करेगा। मान लो F1 में नहीं शो किया, लेकिन F2 में जरूर शो करेगा। ठीक, और मेन यही मोटो था कि जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इनको ऑन टाइम चाहिए। ऑन टाइम का मतलब क्या, कि रिसेंटली चाहिए, कि नहीं साल भर एक्सपेरिमेंट कर लें और साल भर, 1.5 साल 2 साल बाद उसका रिजल्ट मिले। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस मटर को सेलेक्ट करने का मेन रीजन क्या था, कि इसका लाइफ स्पॉन 3 to 4 मंथ का ही होता है, जिसके बाद उसको रिजल्ट मिल सकता है। मतलब 1 साल में इसके 3 जनरेशन को हम देख सकते हैं फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा के, और जिस रिजल्ट को हम चाहते हैं उस रिजल्ट को हम पा जाएंगे। सबसे बड़ी बात इसकी यही थी। अदरवाइज बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जिसको वो सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए उनको जहां 7 साल लगा था, वहां उनको और मतलब मैक्सिमम टाइम लग सकता था। अब मैक्सिमम टाइम में, क्योंकि 22 में जन्मे और 84 में मर गए थे, 84 में, तो कितने साल जीवित रहे, 62 साल। ठीक, 62 साल वो जीवित थे, और उनका एक्सपेरिमेंट 7 साल में कंप्लीट हुआ, मिलकर कंप्लीट हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट आया 9 साल में। 9 साल में, क्योंकि ये सब सारा कर लिए थे, सबका लेखा जोखा बना के रखे हुए थे, और उन्होंने खुद का क्या किया, एक पेपर मैगजीन बनाया, उसमें उसको क्या किए, पब्लिश किए। लेकिन तब तक रिकॉग्निशन नहीं मिला था। कब तक, 35 साल बाद जाके मिला, जब दोबारा इसका डिस्कवरी शुरू की गई तब। ठीक है, तब ज्यादा लोगों ने कहा कि ये फादर ऑफ जेनेटिक है, फादर ऑफ जेनेटिक के नाम से इनको संबोधन मिलना शुरू हो गया। ठीक, बाकी का कल हम पढ़ेंगे इससे आगे।